सुप्रभात बच्चों। पिछले वाले अंक में आपको पढ़ाया गया था संवध्य के बारे में। संवध्य क्या होता है और बड़ी बहुरिया ने उसको किस उद्देश्य के साथ बुलाया था, ये भी आपको बता दिया गया था कि उसको अपनी माँ के पास संदेश भेजना था। और उसके बाद के अंक में आज यहाँ से शुरू करते हैं। तो हरगोविंद ने पूछा बड़ी बहुरिया से कि कहाँ जाना है संदेश। इस पर बड़ी बहुरिया ने कहा, मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद है, क्या संदेश आपको भेजना है। छलछलाई आंखें मतलब डबडबाई आंखें जिनमें आंसू थे। संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया से सकने लगी। अब बड़ी बहुरिया ने अपना संदेश बताना शुरू कर दिया हरगोविंद को, और जो जो वो बताती गई त्यों त्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, सिसकने लगी, रोने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आईं जब बड़ी बहुरिया का ये हाल हरगोविंद ने देखा। आज तक उन्होंने बड़ी बहुरिया को इस हालत में नहीं देखा था, तो वो भी भावुक हो गए। हरगोविंद भी, उनकी आंखें भी नम हो गई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह से सकते देखा है हरगोविंद ने। तो ये पहला अवसर था जब हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया को, जो उस घर की बड़ी हवेली की लक्ष्मी थी, पहली बार उसने उस तरह से उसको सिसकते देखा। वह बोला, हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, दिल को मत तोड़ो। तो बड़ी बहुरिया कहती है, और कितना कड़ा करूं दिल, यानी अब हद से मेरे आपे से बात बाहर होती जा रही है, और अपना दिल कितना कड़ा करूं, और कितना कड़ा करूं दिल। माँ से कहना, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी। मेरी माँ से जाके ये संदेश कहना कि मुझे अपने पास बुला लो, मैं वहाँ भाई और भाभी जो मेरे हैं उनके यहाँ उनके घर का झाड़ू पोछा कर लूँगी और अपना पेट पाल लूँगी। बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में दरी पर पड़ी रहूँगी। खाने में भी जो बच्चों से झूठा बचेगा। बहुत ही भावुकता भरा संवाद है बच्चों। तो वो कहती है कि बच्चों से, मेरे भाई के बच्चों से, भतीजे भतीजों से जो खाना बचेगा उसको खाकर मैं एक कोने में पड़ी रहूँगी, कोई शिकायत नहीं करूँगी। ये मेरी माँ से कहना, लेकिन यहाँ अब नहीं, यहाँ नहीं रहूँगी, अब नहीं रह सकूँगी, मेरे बूते से बाहर है यहाँ से, यहाँ रहना। माँ से ये कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। यदि माँ ने मुझे यहाँ से इस नर्क से नहीं निकाला तो मैं किसी दिन पानी में डूब के, तालाब में डूब के मर जाऊंगी। आगे कहती है, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं। यहाँ घास की रोटी खानी पड़ रही है, बथुए का साग खाना पड़ रहा है, आखिर कब तक ये सब चलेगा। किस लिए, किसके लिए, और मैं यहाँ रुकूं तो किसके लिए। भरतार भी नहीं है। अब ये जो पूरा वृत्तांत बड़ी बहुरिया कहती है, इससे पूरी तरह से जो हरगोविंद है वो भी घबरा जाता है और टूट जाता है। हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगता है। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते हैं। राक्षस हैं सब। तो हरगोविंद, क्योंकि उस घर की वास्तविकता से अनजान नहीं है, उसको उस घर के हर व्यक्ति के बारे में, हर व्यक्तित्व के बारे में जानकारी है, इसलिए वो जानता है कि जो इसके बड़ी बहुरिया के देवर और देवरानियां हैं वो बड़े बेदर्द हैं। जब धान की कटाई होती है तब बाल बच्चों के साथ शहर से वापस गांव में आ जाते हैं। 15 दिन यहाँ रहते हैं और उधार का जो सारा कर्ज है वो किसके ऊपर चढ़ जाता है, बड़ी बहुरिया के ऊपर। कर्ज उधार की ढेरी लगा जाते हैं और वापस जाते समय जो धान हुआ 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर कब आते हैं, आम के मौसम में, क्योंकि आम का बगीचा था, पुराना बगीचा था उस परिवार का।
आम के मौसम में आकर हाजिर हो जाते हैं, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके फिर चले जाते हैं, फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सब। अब उसके बाद बड़ी बहुरिया किस तरीके से अपना जीवन काटती है, इसकी उनको सुध नहीं है और ना वो सुध लेना चाहते हैं। इसलिए हरगोविंद ने उन सबको क्या कहा है, राक्षस कहा है। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपये का एक गंदा नोट निकालकर बोली। आंचल के एक कोने में 5 रुपये का एक पुराना सा नोट बेचारी ने बचा के रखा था। वो नोट निकाल के, क्योंकि हरगोविंद को भी रास्ते का आने जाने का खर्च देना है, बड़ी बहुरिया ने वो 5 का नोट पर न जाने कब से बेचारी ने बचा के रखा था। वो 5 का गंदा सा नोट निकाल के देती है हरगोविंद को और कहती है, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आपके आने जाने का रास्ते का जो खर्च है उतना भी मेरे पास नहीं है। आने का खर्च माँ से मांग लेना, कोई बात नहीं है, वहां तक जाने का ये है। और जब उधर से वापस हो तो निसंकोच मेरी माँ से कह देना, मेरी माँ आपको वापसी का खर्चा दे देंगी। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे मुझे लेने के लिए। यानी वो आशा भी करती है कि जब ये संदेश उनको माँ को मिलेगा तो माँ मेरे भाई को तुरंत हरकारे के साथ, हरगोविंद के साथ ही भेज देगी और मेरा भाई मुझे ले जाएगा, ऐसी उम्मीद करती है बड़ी बहुरिया। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं है। वो भी समझ रहा था उसकी किस हालत में वो थी, इसलिए हरगोविंद ने खुद ही मना कर दिया कि आप रहने दो, ये पैसे वैसे रखो अपने पास, बड़ी बहुरिया इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा, मैं खुद आने जाने का इंतजाम कर लूंगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? वो भी जानती है कि हरकारा है बेचारा, इसके पास में कहाँ से पैसे होंगे, तो कहती है कहाँ से इंतजाम कर लोगे, ले जाओ, इन्हीं को ले जाओ जितना मेरे पास में है। तो हरगोविंद कहता है ठीक है, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही, क्योंकि अब उसे हरगोविंद से ये आशा थी कि वही उसके लिए इतना बड़ा काम करने जा रहा है कि उसका संदेश उसकी माँ तक लेके जाएगा। और हाथ में वो 5 रुपये का नोट लेकर के चुपचाप खड़ी भाव शून्य दृष्टि से, जो आंखें थी बिल्कुल वो स्थिर थी, दृष्टि स्थिर हो गई थी, हरगोविंद को वो देखती रही। इस समय हरगोविंद उसके भगवान समान थे। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ संवादिया, संवादिया मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी, मेरी माँ का संदेश मुझ तक लेके आना। हरगोविंद संवादिया, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। तो हरगोविंद को कहती है कि मेरा संदेश तुम दे के आओगे, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी, तुम्हारी बाट देखूंगी, राह देखूंगी। किससे कहती है? हरगोविंद संवादिया से। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवादिया बनकर आता है, संवादिया को संवादिया भगवान बना के भेजता है, न जाने कितनों के दर्द को वो ढोता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जैसा जिस भाव से एक एक शब्द बोला गया वैसा उस भाव से एक एक शब्द वो कंठस्थ करता है, उसका अभ्यास करता है। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। एक हिसाब से क्या होता है, संदेश वाहक जो होता है ना, वो उस संदेश को उसी अंदाज से जाके सुनाता है जिस अंदाज से उसको बताया जाता है कि ये संदेश लेके जाना है। तो इसलिए ये काम आसान नहीं है, क्योंकि एक हिसाब से हूबहू एक्टिंग करनी होती है। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवादिया का काम करता है। और गांव वालों ने क्या धारणा बना रखी है अपने मन में कि जिस आदमी को कुछ काम नहीं होता, जो पूरी तरह से कामचोर होता है, खाऊ होता है, पेटू खाऊ होता है, ऐसा आदमी, निठल्ला आदमी ही गांव का संवादिया बनता है। न आगे नाथ न पीछे पगहा, ऐसा आदमी जिसके आगे पीछे का कोई नहीं होता, ऐसा निठल्ला आदमी ही क्या बनता है? संदेशवाहक बनता है। बिना मजूरी लिए ही जो गांव गांव जाकर संवाद पहुंचावे उसको और क्या कहेंगे? निठल्ला ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि बिना पैसे के ही वो बिना पैसों का गुलाम होता है, औरतों का गुलाम। और थोड़ा सा और व्यंग्य की भाषा में कहा है लेखक ने कि ऐसे आदमी के लिए कहा जाता है, एडजेक्टिव दिया जाता है उसको कि वो औरतों का गुलाम होता है। क्यों? क्योंकि औरतें ही तो दूसरे गांव से आकर के किसी गांव में दुल्हन बन के आती हैं और उन्हीं को जरूरत पड़ती है संवादिया को। संवादिया की जरूरत इसलिए पड़ती है कि उसको अपने मायके में संदेश भेजना होता है। तो इसलिए जो इसका काम करता है ना,
एक संदेश वाहक का या हरकारे का काम करता है, संवादी का काम करता है, उसको जो पुरुष प्रधान समाज है वो उसको कहता है औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ, बहू, बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है। लेकिन हरगोविंद के बारे में ये जो दृष्टिकोण है, ये पुरुष प्रधान समाज और पुरुषों का है विशेष रूप से। बल्कि अगर हम काम की बात करें तो वो किसके काम नहीं आता, वो गांव की हर माँ, हर बहू, हर बेटी के काम आता है, क्योंकि वो उन सब का संदेश लेके यहाँ से वहाँ जाता है। तो यहाँ दो चीज़ों का भी आप अंतर देखते हैं। पुरुष प्रधान समाज की जो मनोवृत्ति होती है वो स्त्रियों के प्रति किस तरह की होती है, यानी जो उनका काम करने वाला होता है उसको कहते हैं औरतों का गुलाम, उसको मर्द नहीं मानते। लेकिन ऐसा संवाद ये पहला अवसर है जो इस तरह का संवाद उसको लेके जाना पड़ रहा है। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों में, क्योंकि काफी समय बीत गया था किसी का संदेश ले जाए हुए, इसलिए उस गीत को जो वो पहले सुना करता था वो गीत फिर एक बार उसके कानों में गूंजता है। पैया पढ़ूं, दाढ़ी धरूं, हमारे संवाद ले ले जाओ रे संवादिया। तो इस गाने की गीत, ये लोकगीत था उस समय का जो संवादिया के लिए बना हुआ था, इसको वो याद करता है। ठीक है बच्चों, अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे का वीडियो आपको तुरंत भेजा जाएगा। धन्यवाद।